कर सकते हैं स्टूडेंट्स? Yes, sir. यू नो ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन में पढ़ा था। ये जो लॉज हैं ये कोई भी दो वेक्टर है उनका सम करने के लिए यूज आता है। ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, है ना, फॉर एनी टू वेक्टर्स। ओके, तो हम पैरेललोग्राम के बारे में जानते हैं। पैरेलल साइड होती है, अपोजिट साइड, और इक्वल लेंथ की होती है। बस एंगल वाली बात है, एंगल सेम नहीं होते हैं, अपोजिट एंगल सेम होते हैं। रेक्टेंगल में एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल नहीं होता। ये छोटी छोटी बातें आपको पता है। अब लॉ क्या है, तो लॉ को डायग्राम से हम समझते हैं। इफ वी हैव अ वेक्टर ए एंड वी आल्सो हैव अनदर वेक्टर बी, वेक्टर बी, if magnitude and direction of the two vectors are represented by adjacent sides of a parallelogram, adjacent sides of a parallelogram, this is vector A, this is vector B। इसको हमने किया है पैरेलल शिफ्टिंग, वेक्टर ए को यहाँ पर और वेक्टर बी को यहाँ पर, एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब ए वेक्टर के पैरेलल कंस्ट्रक्शन कर दें एक पैरेलल लाइन, और बी वेक्टर के भी सामने एक और पैरेलल लाइन बना दें ऐसी, ताकि पैरेललोग्राम आपको दिखने लग जाए। ठीक है, दिस इज द पैरेललोग्राम। देन द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, then the diagonal of parallelogram represents the resultant vector of the two vectors। वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल अगर थीटा है और रिजल्टेंट ए से अल्फा एंगल बना रहा है, तो बिल्कुल ट्रायंगल लॉ से भी यही बात होती है। अगर मैं इस ए वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर दूं, यस स्टूडेंट, क्लियर दिख रहा है? तो अब कौन रह गया? एफ जी एस, ये कौन होता है? एफ जी एस जी, पहले इनसे बात कर ले, कौन है? एफ जी एस जी, हु आर यू? एक बार और पूछ लेते हैं, एफ जी एस जी, कौन है आप? नॉन सर। देन जैसे पता नहीं लगता तो हमको मजबूरन फिर रिमूव करना पड़ता है। ओके, तो बस पैरेललोग्राम में ये जो सामने वाली साइड है, इसको आप यहाँ शिफ्ट कर दें, ट्रायंगल लॉ बन जाता है ना। वेक्टर ए, वेक्टर बी, और ये थर्ड साइड इन अपोजिट ऑर्डर। तो अगर इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं तो पैरेललोग्राम लॉ से काम होता है, रिजल्टेंट वही है। तो पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, दोनों के लिए दो वेक्टर्स के लिए यूज आते हैं। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर हम डायग्राम बनाएंगे। तो लिखिए, लिखिए, व्हेन, या अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, ऐसी लैंग्वेज बना लो, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पूरा लिख लें, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, vector addition, when magnitude and directions of any two vectors, when magnitude and direction, when magnitude and direction of any two vectors represented by two adjacent sides, two adjacent sides of
of a parallelogram which starts from a common point. अब कौन है? Which starts from a common point. Then the diagonal of parallelogram represents resultant vector starts from the common point. कौन है बच्चे? which starts from the common point. तो एक बार स्टेटमेंट वापस सुन लो. क्या है ना? According to parallelogram law of vector addition, when magnitude and direction of two vectors represented by adjacent sides of a parallelogram which starts from a common point, then the diagonal of parallelogram represents resultant vector which starts from the common point. ठीक है, तो डायगोनल रिजल्टेंट वेक्टर को बताता है. ओके, डायग्राम बना देना फटाफट. ए वेक्टर, बी वेक्टर, और एक और लॉ है पॉलीगॉन लॉ. डायग्राम बनाकर नेक्स्ट पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. और मैंने आपको बता दिया जो क्लास में स्टार्टिंग से है, पैरेललोग्राम लॉ में ट्रायंगल लॉ छुपा हुआ है. अगर हम ए वेक्टर को यहाँ से पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पहुंचा दें, इधर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का डायग्राम दिख जाएगा. चलिए जल्दी कीजिए. कंप्लीट. अटेंडेंस ले लें आपकी जब तक. यस, डन. नेक्स्ट आपने हेडिंग लिख लिया होगा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. बहुत ही ऑर्डिनरी सी बातें हैं, बहुत ही सिंपल है. अगर दो से ज्यादा वेक्टर हो तब हम पॉलीगॉन लॉ की बात करते हैं, और दो हो तो ट्रायंगल लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ है. ओके, स्टेटमेंट लिखें. यस सर. स्टेटमेंट लिखते हैं ना. ये जो पैरेललोग्राम लॉ है ना, इससे वही रिजल्ट आते हैं जो ट्रायंगल लॉ से आते हैं. आपको पता है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, पूरा फॉर्मूला पता है आपको. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. अल्फा के लिए भी पता है आपको अल्फा क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर. बताइए क्या लिखते हैं आप पहले? बी साइन थीटा बी, एक मिनट, हाँ बिल्कुल ठीक है, थीटा लिखते हैं. बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा. तो सेम रिजल्ट यहां से भी आपको मिलता है. चलिए पॉलीगॉन लॉ की बात करते हैं. लिखिए, इट स्टेट्स दैट when some vectors are represented by
are represented by sides of a polygon, represented by sides of a polygon in a order, sides of a polygon in a order, then the closing side in opposite order, then the closing side in opposite order, then the closing side in opposite order. इसमें एक वर्ड ऐड कर देना, then the closing side of polygon, then the closing side of polygon in opposite order represents resultant vector, represents resultant vector. ओके, तो पॉलीगॉन लॉ के लिए डायग्राम देखें अब आप, फिर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे आज, लाइक a vector A, a vector B, a vector C. Let 3 vectors, 2 से ज्यादा हो, एटलीस्ट 4-5 भी ले सकते हैं, इन तीनों का ऐड करना है हमें पॉलीगॉन लॉ से, ठीक है। चलिए एक और बता देते हैं आपको, लेट दिस इज डी वेक्टर। तो इन वेक्टर्स से आप एक पॉलीगॉन बनाएंगे विदाउट चेंज इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, दैट फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर। सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड के कोइंसाइड करेगी, दिस इज सेकंड वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है। बी वेक्टर, सी वेक्टर, without change in direction and magnitude, D vector, D vector। तो 4 वेक्टर्स हमें दिख रहे हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसकी क्लोजिंग साइड अपोजिट ऑर्डर में बनानी है। ये तो सब ऑर्डर में है, ए बी सी डी ऑर्डर में, अपोजिट ऑर्डर में जो क्लोजिंग साइड होगी, which represents resultant vector of the 4 vectors। तो ये एक एग्जांपल है, इसमें हमने हमारी तरफ से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिखाए हैं, तो जैसे ये है उसके अकॉर्डिंग ये डायग्राम बनेगा। हाँ, जो इंडिविजुअल वेक्टर्स हैं उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर चेंज करते हैं तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, लॉ चेंज नहीं होता है ना। इंडिविजुअल वेक्टर्स को ऑर्डर में लेना होता है और क्लोजिंग साइड अपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट वेक्टर को शो करती है ऑलवेज। हो जाए तो बताना। डन सर। डन। इससे प्रीवियस क्लास में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन भी डिस्कस कर लिया था। यस सर। तो एक इजी क्वेश्चन पहले बताओ मुझे। सर सर यस बोलिए बोलिए बोलिए। सर एक प्रॉब्लम है। तो बोलिए जल्दी। सर आप मॉर्निंग में क्लासेस ले सकते हैं क्या? तो आप मुझे आपकी प्रॉब्लम है ना इंडिविजुअल कॉल करके बता दें। सर इंडिविजुअल तो नहीं सर, ये तो सबकी प्रॉब्लम है। नहीं सबकी होती ना तो सब कॉल कर देते मुझे। सर पर केमिस्ट्री मेरी की भी क्लासेस में 40 स्टूडेंट्स आते हैं। तो आप आगे तो बोलो। तो सर फिजिक्स में इतने तो नहीं आते सर, सबकी प्रॉब्लम है। सबकी प्रॉब्लम है, मैं समझा सर ही नहीं। डेटा भी सर नहीं आता सर शाम को भी, इसलिए। हाँ ये बात आपकी लॉजिकल लगी ना, डेटा वाली बात हो सकती है, ठीक है। मैं बात करता हूँ स्कूल में भी, स्कूल में ही बात करता हूँ। हाँ ऐसी लॉजिकल बात बताओ ना। सर प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट।
क्योंकि मुझे पता है बायोलॉजी वाले स्टूडेंट काफी होते हैं, है ना, फिजिक्स उनको, मैं तो इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, बाउंस करती है। तो कुछ होता है कि, है ना, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाले कौन। तो अभी तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं, जब कॉम्प्लिकेटेड आएगा तो आप में से भी कुछ को, है ना, घबराहट होने लग जाएगी फिजिक्स से। हाँ, ये वाली बात आपकी अच्छी लगी, डेटा वाली बात मैं स्कूल में बात करूंगा, है ना। ओके, तो आज की Okay, क्लास के लिए ना sir. अभी तो पढ़ लें, यस सर। अभी तो कर सकते हैं ना थोड़ी पढ़ाई। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं आपको कुछ बता रहा था, लिखिए। इफ, है ना, बड़ा ऑर्डिनरी सा अच्छा क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट कुछ अच्छे हो जाते हैं इससे। लिखिए, इफ यू कैन थ्रो, इफ यू कैन थ्रो a ball, if you can throw a ball at maximum height, a maximum height 100 meter, maximum height 100 meter, then how far you can throw the same ball, then how far you can throw the same ball. Okay? How far, सर एक बार हाउ के बाद वापस बोलना। how far, then how far you can throw the same ball. तो क्वेश्चन मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, है ना, ये बड़े ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, आपको फिजिक्स की हर बुक में, है ना, जिसमें भी काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स, मोशन इन प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, उसमें मिलेंगे। तो देखिए, गिवन क्या है सबसे पहले तो वो देखिए, एच मैक्स, हमें एच का फॉर्मूला पता है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन में एच क्या होता है, कोई बताएगा? देखिए, सही है क्या? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, जल्दी बताएं। 2G आएगा। Yes, sir. भाई ठीक है ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, ओके, सर 2G आएगा। 2G आएगा, बताइए, 2 लिख दें यहाँ पर? यस सर। हाँ, देख लो, मैं h मतलब, आपका h से मतलब है, हमारा h से मतलब है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल जब एंगल थीटा हो। अब ये मैक्सिमम हाइट भी और मैक्सिमम हो सकती है, स्पेशल केस कब, जब थीटा 90 डिग्री पे। चलिए पहले तो यहाँ अब देख लीजिए, अभी ठीक है ना, ओके, आई थिंक अभी ठीक है। अब h मैक्सिमम कब होता है, h मैक्सिमम तो when theta equal to 90 degree, then h becomes h max। ये एक इंफॉर्मेशन आपको देनी थी मुझे। when theta equal to 90 degree, then h becomes h max। तो ये तो जनरल h है, किसी भी प्रोजेक्टाइल की कुछ ना कुछ मैक्सिमम हाइट होती है। अब इसमें भी स्पेशल केस, अगर थीटा 90 डिग्री हो तो h maximum becomes maximum, h maximum becomes maximum। तो क्वेश्चन नंबर, ये तो एक अलग से क्वेश्चन बताया आपको, मैक्सिमम हाइट 100 मीटर बताइए। अब बताइए मैक्सिमम कितना डिस्टेंस तक आप सेम बॉल को थ्रो कर सकते हैं, मतलब आपने अपनी पूरी स्ट्रेंथ, पूरी एनर्जी लगाकर कितना हाइट। सर आप म्यूट हो गए सर। म्यूट हो गए सर, आप म्यूट हो गए सर। आप सर वॉइस नॉट कमिंग। सर आप Sir, म्यूट हो गए। mute है. सर म्यूट हो गए आप सर। सर आप म्यूट है। सर आप म्यूट हो गए। आई थिंक u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। Sir, एक बार आप इसमें था. सर वापस बोल।
क्या बोलूं? आप म्यूट हो गए थे कंप्लीटली। क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा क्या? देखिए क्वेश्चन में सर दो म्यूट बातें हो हैं। गए थे आप। यू कैन थ्रो अ बॉल मैक्सिमम हाइट 100 मीटर। हाउ फार you can throw the same ball? You can throw a ball with maximum height 100 meter. How far you can throw the same ball? Okay, तो इस फॉर्मूले की हमने बात कर ली थी। अब बस मैं यही कह रहा था, when theta equal to 90 डिग्री h becomes h max। h होती है प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट, और डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्टाइल में एंगल डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्टाइल में भी h मैक्सिमम कब मिलेगा? जब थीटा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिकल इमेजिन कर सकते हैं, बॉल आपके हाथ में, आप अपनी पूरी एनर्जी लगाकर उसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम हाइट कब मिलेगी? जब आप 90 डिग्री से प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो है 100 मीटर गिवन है। आर मैक्स कितना हो सकता है बताइए? मैक्सिमम रेंज क्या होगी? तो जो गिवन है उसी से बात करते हैं ना। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होगा? तो एच मैक्स का फॉर्मूला होगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। राइट स्टूडेंट्स? साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1। 1। थीटा 90 डिग्री पर एच मैक्स होता है, एच मैक्स गिवन है आपको। ठीक है, तो एच मैक्स का फॉर्मूला होता है ये यू स्क्वायर अपॉन 2g। स्पेशल केस है जब थीटा 90 डिग्री हो जाता है फर्स्ट। अब इससे मैंने 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसा लिख दिया। एक्चुअल में यू स्क्वायर अपॉन जी पता है क्या है? आर मैक्स। क्योंकि आपको बताया था जब प्रोजेक्टाइल मोशन हम कर रहे थे कि अगर आप एंगल 45 डिग्री लेते हैं तो रेंज मैक्सिमम होती है। याद आया कुछ टेक्निक? अगर एंगल 45 डिग्री लें तो आपको रेंज मैक्सिमम मिलती है। फर्स्ट जो हिट करेगी बॉल ग्राउंड को वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर करेगी, वही 6 अप्लाई करने की टेक्निक सबसे बेस्ट क्या है? आपकी स्ट्रेंथ तो ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपकी फिक्स है, तो आप एंगल चेंज कर सकते हैं रेंज को वेरी करने के लिए। अगर एंगल 45 डिग्री से ज्यादा लेंगे या एंगल 45 डिग्री से कम लेंगे, आपको रेंज कम मिलेगी। मैक्सिमम रेंज कब मिलेगी? 45 डिग्री पर। तो थीटा 45 लें तो आर मैक्सिमम हो जाता है। जैसे ये स्टेटमेंट आपको बताया वैसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं क्या? व्हेन। तो इस क्वेश्चन को करवाने का मोटो यही था कि एच मैक्स और आर मैक्स के रिजल्ट आपको पता रहे। ये एच मैक्स का रिजल्ट है और ये आर मैक्स का रिजल्ट। tan थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, देन r इक्वल टू आर मैक्स। ओके, तो आंसर आ गया 200 मीटर। 20। अगर आप किसी बॉल को 100 मीटर हाइट पर पहुंचा सकते हैं तो सेम बॉल को आप 200 मीटर डिस्टेंस पर भी पहुंचा सकते हैं। मैक्सिमम हाइट के लिए आपको एंगल रखना पड़ेगा कितना? 90 डिग्री। और मैक्सिमम रेंज के लिए, मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए आपको एंगल कितना रखना पड़ेगा? 45। क्वेश्चन को मैं उल्टा भी कर सकता था। यू कैन, इफ यू कैन थ्रो अ बॉल 100 मीटर मैक्सिमम 100 मीटर डिस्टेंस, देन हाउ हाई यू कैन थ्रो द सेम बॉल। तो अगर आप 100 मीटर किसी बॉल को दूर फेंक सकते हैं तो आप ऊपर कितना फेंक सकते हैं बताइए फटाफट? फिफ्टी मीटर 50 मीटर। उल्टा कर दिया क्वेश्चन और डेटा भी चेंज कर दिया कि किसी बॉल को आप 100 मीटर मैक्सिमम डिस्टेंस तक पहुंचा सकते हैं। मतलब मैक्सिमम मतलब इतना एंगल लेकर ही पहुंचा सकते हैं, और आप ही और उसी बॉल को मैक्सिमम कितना हाइट तक पहुंचा सकते हैं? तो एच मैक्स 50 मीटर ही होगा, है ना। उल्टा कर दिया क्वेश्चन, डेटा भी चेंज कर। चलिए, तो कॉपी के टॉप पर आप चाहें तो है ना ये अच्छे से लिख दें। प्रोजेक्टाइल मोशन का एच मैक्स होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g, और प्रोजेक्टाइल मोशन का ही आर मैक्स होता है, रेंज मैक्सिमम होती है यू स्क्वायर अपॉन जी, है ना। एच मैक्स होता है थीटा 90 पर और आर मैक्स होता है थीटा 45 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन शेयरिंग से सेंड करना होगा।
ओके तो देखिए फिर one second. बस बताएं कुछ क्वेश्चन आया क्या? पहुंच गया सबकी स्क्रीन पर? यस Yes, sir. Yes. आप इसको देख लें, रीड कर लें, मैं मार्कर बोर्ड पर डायग्राम बना देता हूँ। तो इसमें वेक्टर है OC, OB एंड OA। तो वेक्टर को A, B, C मान लें आप। A वेक्टर की वैल्यू गिवन है 10 न्यूटन, तो आप भी अपने रजिस्टर में पेपर पर लिख लें। A वेक्टर की का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन और A वेक्टर B वेक्टर 90 डिग्री पर है, C वेक्टर हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल बना रहा है। फाइंड क्या करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ OB वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ OC वेक्टर पता करना। तो ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यस गाइस, आ सकते हैं मार्कर बोर्ड पर। OB पता करना है, OC पता करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ OB, मैग्नीट्यूड ऑफ OC। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Find magnitude of OB and magnitude of OC. एक और बात बताइए, ये जो तीनों वेक्टर है ना, इनका रिजल्टेंट 0 है। आपने पढ़ा होगा, इनका रिजल्टेंट 0 है। 0 है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है। अगर A, B, C फोर्सेस होते और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होता तो वो स्टेशनरी कंडीशन में होता, बिकॉज नेट 0 आ रहा है, इनका वेक्टर सम 0 आ रहा है। तो वेक्टर सम 0 आ रहा है, इसका मतलब OC का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? OC साइन 45 डिग्री। OC का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? OC cos 45 डिग्री। ट्रू। OC को रिजॉल्व कर दिया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में। A वेक्टर ऑलरेडी वर्टिकल है, B वेक्टर ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है, तो जो ऑलरेडी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल है इनको तो क्या रिजॉल्व करेंगे? जो इंक्लाइंड है उसको रिजॉल्व कर दिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट। बिकॉज वेक्टर सम 0 है, इसका मतलब OC sin 45 इक्वल टू A होगा। OC sin 45 इक्वल टू A होगा, मतलब OA होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ OA होगा। तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ OC से मिल जाएगा, है ना? OC वेक्टर sin 45 की वैल्यू 1/√2 सब जानते हैं, और मॉड ऑफ कितना है? 10 न्यूटन। सो OC वेक्टर इक्वल टू 10√2 न्यूटन। यस गाइस, कंपोनेंट में रिजॉल्व करते ही आंसर आ जाता है, बिकॉज द वेक्टर सम ऑफ द 3 वेक्टर्स इज 0। इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम होगा। अगर कोई बॉडी है तो वो ना तो वर्टिकल मोशन करेगी ना हॉरिजॉन्टल मोशन करेगी, बिकॉज वेक्टर्स। मैं क्यों कह रहा हूँ मोशन नहीं करेगी? क्योंकि यहाँ न्यूटन लिखा हुआ है। दैट मीन्स OA, OB, OC सब क्या है? फोर्सेस हैं, फोर्सेस। ओके, फर्स्ट आंसर ट्रू। OB आप लोग बताएं, OB क्या होगा? 10 एक आंसर सुनाई दिया, बाकी लोग एग्री कर रहे हैं या कुछ अलग आंसर आ रहा हो तो वो बताओ।
सर 10 आएगा। 10 आएगा, लेट्स सी 10 आता है क्या। तो हमें OC की वैल्यू मिल गई ना, मॉड ऑफ OC कितना है 10√2, 10√2। तो बस जैसे वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम से ये स्टेटमेंट आप ये एक तरह से मैथमेटिकल इक्वेशन हमने लिखी, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम से। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम से क्या मिलेगा, OC cos 45 इक्वल टू OB, है ना। वैल्यू पुट कर दो, OC की वैल्यू हमने पता लगाई 10√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2। तो इस तरह से आपको OB 10 न्यूटन ही मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ OB 10 न्यूटन, बिल्कुल सही। चलिए एक और क्वेश्चन है गाइस, डन। OC OB डन सर। थैंक यू। तो एक और क्वेश्चन देखो, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको, ये तो एक लॉन्ग क्वेश्चन था। यस, तो उस क्वेश्चन को हम देखते हैं अब। बताइए कुछ नया क्वेश्चन आ गया सामने। ABC is an equilateral triangle. Length of each side is A and centroid is point O. Find. 4 questions are there. Find जो है ना, वो एक तो नोट डाउन कर ले फाइंड क्या करना है, और एक मैं डायग्राम बना लेता हूँ, आप लोग भी बना लो। तो फाइंड क्या करना है वो नोट डाउन कर ले, डायग्राम के नीचे फाइंड क्या करना है वो नोट डाउन कर ले। ये हो जाए तो बता देना। AB BC CA, Done, sir. डन। आपने तो कर लिया, मैं बस फोर्थ क्या पूछ रहा है ये, AB प्लस AC। फोर्थ क्या था, AB प्लस AC इक्वल टू NOA या AO, क्या था बताइए। फोर्थ NAO फैक्टर। ये ठीक है ना LHS। यस सर। ये वेक्टर नहीं है, मैग्नीट्यूड नहीं, मॉड तो नहीं है इसका, मॉड नहीं है इसका मतलब आप यही कह रहे हैं। ओके तो कीजिए सॉल्यूशन स्टार्ट, एक एक करके देखते हैं। तो पहले AB प्लस BC प्लस C इक्वल टू क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या होगा, क्वेश्चन देख लो सही ना, AB प्लस BC प्लस C, ऑर्डर भी देख लेना, CA है या AC है देख लो। तो फर्स्ट सही है क्या सर। होगा, गिवन AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 1, ये पता करना। क्या करें,
इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, है ना। पता करना है तो हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे केवल। अब इसको हम चेंज करके लिखते हैं, तो ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी। बताइए क्या किया, सर AC से CA काट दे। क्या कह रहे हो? सर ये आज 2 में AC कितने हो वाली गया। बात, ये स्टेटमेंट गिवन था, इसको मैंने अभी ऐसा लिखा है, ठीक है। इसकी वैल्यू पता करनी है, काटना नहीं है, इस पूरे की वैल्यू पता करनी है। सर इक्विलेटरल काटोगे ट्रायंगल तो सेम है ना। हाँ, तो सर तो वैल्यू तो ये सर AB इक्वल टू BC लिख सकते हैं ना अपन आ रहा। सर AB इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू CA। अच्छा, और मैं कह रहा हूँ नहीं लिख सकते, और मेरे जैसे सोचने वाले और भी होंगे क्लास में कि नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। हाँ, आप मैग्नीट्यूड के बारे में सोच रहे हैं, और मैग्नीट्यूड के बारे में आप सही सोच रहे हैं, है ना। यहाँ खेल चल रहा है डायरेक्शन का। तो देखिए डायरेक्शन सी ए, तो उल्टा कर दिया AC, सी ए इस डायरेक्शन में है और AC इस डायरेक्शन में। तो CA और AC में क्या रिलेशन है, CA इक्वल टू माइनस AC। वेक्टर लगाना जरूरी होता है। कर दिया काम। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, अंडरलाइन ये हटाता हूँ और यहाँ लगाता हूँ। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से बताइए, ये जो अंडरलाइन किया है इसको क्या लिख सकते हैं। तो AB कहाँ है, यहाँ है। BC कहाँ है, यहाँ से यहाँ है। तो AB प्लस BC क्या हो जाएगा, ट्रू। डन, है ना। जीरो वेक्टर लगा देते हैं, बस आपको एक दिन बता रहा था ना, नल वेक्टर नल वेक्टर। तो ये बच्चे इतनी लेट तक काजल से- हाँ भाई, तो पहले काम किया, CA को लिखा AC, तो नेगेटिव साइन आ गया। दूसरा काम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से AB प्लस BC क्या होगा, AC। AB प्लस BC इक्वल टू क्या होगा, AC। यस स्टूडेंट, फर्स्ट आंसर ठीक है। जल्दी जल्दी कुछ लोग बोल दिया करें ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए। फर्स्ट, Okay, sir. सेकंड पता करते हैं, इसको इरेज करते हैं। सेकंड तो क्या है, OA प्लस OB प्लस OC इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, क्या होगा। ऐसा लगता है ये भी जीरो ही Sir, वेक्टर होगा, zero vector. जीरो वेक्टर ही होगा। इसका रीजन है, उसका रीजन चलिए आपको डायग्राम से बताते हैं। तो ये जो OC वेक्टर है ना, ये देखो OC, ठीक है। OA वेक्टर को देखें, इधर है OA। OB वेक्टर को देखें तो OB वेक्टर कुछ इधर है, OB वेक्टर। ये तीनों वेक्टर मिलकर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देते हैं। देखिए कैसे, तो सबसे पहले तो OC को देखें, ये OC वेक्टर, ये OC वेक्टर विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर हम किसी एरो को इस तरह से शिफ्ट करें कि उसके मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आए, डायरेक्शन में चेंज नहीं आए, इसका मतलब ये वही वेक्टर है, ये OC यही वाला वेक्टर है। OA को देखें तो ये है O और ये है A। तो यहाँ पर नाम हमको कुछ अलग करना पड़ेगा। क्या, लेट OC वेक्टर को मैंने कह दिया, OC वेक्टर को मैंने कह दिया स्मॉल c वेक्टर। OA वेक्टर को लेट मैंने लिख दिया स्मॉल a वेक्टर।
OB वेक्टर को मैंने लिख दिया स्मॉल b वेक्टर, तो OC वेक्टर दैट मीन्स स्मॉल c वेक्टर ये रहा, OA वेक्टर दैट मीन्स स्मॉल a वेक्टर ये रहा, OB वेक्टर दैट मीन्स स्मॉल b वेक्टर ये रहा। तो बना रहे हैं ये तीनों मिलकर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था ना, इस OC को क्या लिख सकते हैं सर CO माइनस CO, आंसर तो 0 आ जाएगा ना। तो क्वेश्चन मार्क जो है ना, क्वेश्चन मार्क के आगे सॉल्व करते हैं। तो मैंने ये जो डायग्राम आपको बताया, ये डायग्राम बहुत काम के है। विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हमने रख दिया OC को, ये देखो यहाँ सेपरेट लिख दिया, OA को यहाँ पर ये सेपरेट फिट कर दिया, OB को यहाँ सेपरेट फिट कर दिया, बिकॉज इक्विलेटरल एंगल है, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए इनके लेंथ सेम होगी। आगे देखेंगे अगर सेम नहीं हो तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता, ट्रायंगल बन गया, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए इसको हम पहले ऐसे लिखेंगे, वही 2 स्टेप अब इसमें बन सकेंगे। अब ये प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा हो गया, माइनस CO, ट्रू, OC को मैंने CO लिख दिया तो नेगेटिव साइन आएगा। अब ये जो अंडरलाइन है इसको आप वेक्टर है ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या लिख सकते हैं, CO। देखिए AO प्लस OB मतलब AO कौन है, ये है, OB कौन है, ये है। तो स्मॉल a वेक्टर प्लस स्मॉल b वेक्टर, स्मॉल a वेक्टर प्लस स्मॉल b वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल a वेक्टर इधर है, स्मॉल b वेक्टर इधर है, ये क्या होगा माइनस c वेक्टर। बताइए सही है क्या, इस ट्रायंगल में ये वाला स्टेटमेंट सही है क्या, पहले तो ये बताओ तसल्ली से देखकर आराम से, इस ट्रायंगल में ये वाली बात सही है क्या, जल्दी बताएं, देख लिया होगा तसल्ली से, अब जल्दी बताएं। बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर ऑर्डर में है ना, तो अपोजिट ऑर्डर में क्या होगा माइनस सी वेक्टर, सी वेक्टर तो ऑर्डर में है तो माइनस सी वेक्टर ही तो होगा अपोजिट ऑर्डर में। यस सर। हाँ यस सर। तो जब हम देख लेते हैं इसको, तो अब हम है ना इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, माइनस C CO वेक्टर, जो आप कह रहे हैं ना माइनस C मतलब CO वेक्टर, क्योंकि OC क्या है, तो ज्यादा डिटेल में बताना भी कभी खतरनाक हो जाता है। तो OC क्या है, C वेक्टर, तो CO क्या हो जाएगा माइनस C, तो माइनस C वेक्टर की जगह मैंने CO ही लिखा है, माइनस C वेक्टर की जगह मैंने CO ही लिखा है, कैंसिल होकर नल वेक्टर। तो फर्स्ट दोनों का आंसर सेम आया, नल वेक्टर जीरो वेक्टर बोलते हैं। थर्ड पर आते हैं, तो मेन तो था वो पैरेलल शिफ्टिंग से हमने ऐसा ट्रायंगल बना लिया और काम हो गया, फिर ये ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, बताइए n की वैल्यू क्या हो, फाइंड n। क्वेश्चन देख लो, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया था ना, आप अपना देख लो, AB प्लस BC प्लस AC मॉड, यहाँ AC है या CA है देख लो, तो बाद में गड़बड़ सही ज्यादा है हो सर। जाएगी। n और n ही फाइंड करना है ना, n की वैल्यू पता, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और क्या होगी, क्वेश्चन इज AB प्लस BC प्लस AC इक्वल टू n। n ही है या और भी कुछ है, n केवल है या n ही n है। a है, सर केवल N n, ही है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। तो AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू तो 0 आएगा, बताइए क्या करें, NA होना चाहिए था ना। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हुई तो पता लग जाएगा। चलिए पहले तो स्टार्ट करते हैं, और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये क्या होगा बताइए, AB प्लस BC इक्वल टू AC, Yes, sir. AC वेक्टर प्लस AC वेक्टर, you get twice of AC वेक्टर।
यहाँ पर एन ए होना चाहिए था भाई, गड़बड़ है कुछ। एन की वैल्यू आती क्वेश्चन में है ना, यहाँ एन के बाद ए नहीं लिखा भाई, एन ए होगा, ओनली एन कुछ नहीं होगा, एन ए होगा। या अगर ओनली एन होता तो एन की वैल्यू आती 2a, बट यहाँ एन एक नंबर होता है ना, एन एक नंबर होगा। तो गाइस इंपॉर्टेंट बात, ए बी प्लस बी सी ट्राइंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन से हो जाएगा ए सी प्लस ए सी 2ac। अब 2 को तो आप कभी भी बाहर कर सकते हैं, ये लीजिए बाहर कर दिया। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी क्या है, साइड ए। तो क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर बाद में ए कहा, आप लिख लेना। तो अगर यहाँ पर एन ए है तो एन कितना है, 2, तो आंसर आएगा 2। एन की वैल्यू कितनी आएगी, 2। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एन इंटू वैक्टर ए ओ, यहाँ भी एन पता लगाना, एक प्योर नंबर होता है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में एन की वैल्यू आ गई 2। फोर्थ में बताइए क्या हो सकता है। चलिए आपका वेट करता हूँ, फोर्थ वाले क्वेश्चन में एन कितना होगा, इसी डायग्राम से पता लगेगा। वेट करते हैं कुछ मिनट, 1-2 मिनट। वन आ रही है सर। एन की वैल्यू 1 आ रही, और वेट करते हैं, अभी 2 भी आएगी, 3 भी आएगी, 4 भी आएगी। एक आंसर तो मिला। सोल्यूशन नंबर 4, ए बी प्लस ए सी इक्वल टू एन ए ओ। कोई कनेक्शन ही नहीं दिख रहा है ना, ए ओ तो ये है इधर, ए बी इधर है ये, और ए सी इधर है ये। तो फ्रेश डायग्राम बनाते हैं तब बात और क्लियर होगी। फोर्थ क्वेश्चन के लिए हम अब दिमाग लगाते हैं। ए ओ, ए सी ए बी है, और यहाँ है ए ए बी सी, है। ठीक है। और एन की वैल्यू बतानी है, एन की वैल्यू बतानी है। देखिए मैं ए बी को कुछ ऐसे लिख सकता हूं क्या, ए बी के प्लेस पर मैंने कुछ किया है, बताओ। ए ओ प्लस ओ बी, यस सर। भाई ये भी तो ट्राइंगल है जिस पे राइट लगा रहा हूँ ना, दिस इज ऑल्सो अ ट्राइंगल। बिल्कुल सही है। अब आपकी बत्ती जलेगी। एसी को भी कुछ ऐसा ही कुछ कर सकते हैं, बताइए एसी के लिए क्या कर सकते हैं, एसी के लिए क्या कर सकते हैं। ए ओ सी ओ, ओ सी है ना, ओ सी। ऑर्डर का बड़ा ध्यान रखना होता है, और ये जो गिवन है ऐसा कह सकते हैं। तो बस ए बी को क्या किया, ब्रैकेट देख लो इस ट्राइंगल में, और ए सी का कुछ है ना, ए ओ प्लस ओ सी इक्वल टू ए सी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, अब क्या करें, तो ए ओ इसमें ऐसे करते हैं ना, 2AO प्लस OB प्लस OC इक्वल टू NaO, ठीक है। यहां तक ठीक है ना। हाँ भाई जल्दी बताएं, देखें, चेक करें, बताएं। ये स्टेप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हाँ भाई वेट कर रहा हूँ है ना, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप कुछ बता दें एक दो जने।
सर OB प्लस OC को मतलब BC से कुछ रिलेट करके। BC से रिलेट करके नहीं, आप मुझे बताओ AO वेक्टर इक्वल टू माइनस OA लिखा जाता है क्या? सीधी सी बात है, AO वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? माइनस OA वेक्टर। उल्टा कर दिया ना ऑर्डर। और अगर मैं इसको ट्रांसफर करूं तो AO वेक्टर प्लस OA वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर, है ना? तो यहाँ पर आपको नल वेक्टर को फिट करना है। नल वेक्टर आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं क्या? 2AO वेक्टर प्लस नल वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर इक्वल टू n टाइम्स ऑफ AO वेक्टर। नल वेक्टर से मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नल वेक्टर कर दिया, अब नल वेक्टर के प्लेस पर मैं ये लिखूंगा AO वेक्टर प्लस OA वेक्टर। देखिए क्या होगा, ट्वाइस ऑफ प्लस AO वेक्टर प्लस OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर, है ना? और इक्वल टू क्या है? n टाइम्स ऑफ AO वेक्टर। तो अब आपको आंसर का कुछ पता लगा होगा, है ना? तो नल वेक्टर आप चाहे जितने नल वेक्टर ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बट नल वेक्टर होगा क्या? सर 3 आया। बिल्कुल n की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यहाँ पर अब क्या हुआ? 3AO वेक्टर प्लस ब्रैकेट में कर देता हूँ AO OB OC। और आई थिंक सेकंड क्वेश्चन में हमने इस ब्रैकेट की वैल्यू पता लगाई थी, और कितनी थी? सेकंड क्वेश्चन में इस ब्रैकेट की वैल्यू पता लगाई थी और कितनी थी? 0 वेक्टर। जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर जो लाए थे अब उसको हटा भी सकते हैं। n कितना आ जाएगा, है ना? दिस इज ट्रू। अगर ये है a, ये है a, तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा 3। रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट नहीं है ना, 3 टाइम्स ऑफ दिस। सर वो जो नल लाए थे ना, एक बार वापस बताना सर। बिल्कुल सही जगह आप पूछ रहे हैं, बिल्कुल सही जगह। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यस सर। अब ट्रिक काम करती है कि आप नल वेक्टर को कभी भी सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ जो मैंने बस इन दोनों के बीच में क्या लिख दिया? एक नल वेक्टर लिख दिया, कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि आगे रास्ता कुछ मिलेगा नहीं। रास्ता तभी मिलेगा जब आप नल वेक्टर फिट करेंगे। और नल वेक्टर क्या होता है? एक मिनट, यहाँ पर आपको OB और OC दिख रहा है, अगर OA भी आ जाता तो OA प्लस OB प्लस OC क्या होता है? 0। तो ये ब्रैकेट आपको तभी मिलेगा जब आप OA प्लस AO ऐड करेंगे। OA प्लस AO क्या होता है? नल वेक्टर। जैसे आपको कहें वेक्टर A और उसी के नेगेटिव वेक्टर को और ऐड कर दो इसमें, तो 0 आएगा ना। तो ये अगर AO है तो ये है माइनस AO, मतलब OA, ठीक है? तो नल वेक्टर को ऐड किया और हमारी गाड़ी चल निकली। इन तीनों का सम आगे जाकर 0 हो जाएगा, और AO इधर भी आ गया और इधर भी AO है, तो AO कैंसिल आउट। इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। तो n की वैल्यू कितनी आ गई थी? ओके गाइस, तो आज की क्लास यहाँ पर हम एंड करते हैं, टाइम काफी हो गया। आपकी मॉर्निंग की क्लास के शेड्यूल के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड नाइट, बाय।